दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। आज का विषय नीट एग्जाम से संबंधित है। यह जो लाखों लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड ये होने वाला है, क्योंकि नीट में सबसे महत्वपूर्ण विषय बायोलॉजी माना जाता है और बायोलॉजी विषय में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बायोलॉजी के विषय विशेषज्ञ और हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल भविष्य के रूप में कन्वर्ट करने वाले आदरणीय श्री अंकुर दत्त जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इस एपिसोड का हिस्सा बने। तो सर, सबसे पहले यही बताइए जो हमारे दर्शक हैं कि जो नीट की परीक्षा है उसमें 3 विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय बायोलॉजी को माना जाता है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसी आम धारणा है। बायोलॉजी के बारे में आप लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो कैसे तैयारी की जाए बायोलॉजी की? देखिए, बायोलॉजी जो विषय है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कहने का मतलब इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है, और अगर किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसकी जो थ्योरी है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है जी। थ्योरी विश्लेषण के लिए बच्चे कहते हैं सर कौन सी किताब, तो मैं कहता हूं जैसे गीता, बाइबल, कुरान, वैसी किताब बच्चों के लिए एनसीईआरटी जी, टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th एंड 12th जी। मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी का गहन अध्ययन लाइन टू लाइन होना चाहिए जी। बच्चा कई बार मिस्टेक क्या करता है, जब एनसीईआरटी पढ़ता है तो एनसीईआरटी के थ्योरी के ऊपर पॉइंट तो पढ़ लेगा, लेकिन उसके डायग्राम बेस्ड स्टडी नहीं करता। एनसीईआरटी के पीछे जो समरी होती है उसका अध्ययन नहीं करता, उसके पीछे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो नहीं करता, क्योंकि कहता जी नीट में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये क्यों करे। लास्ट ईयर की परीक्षा में 2025 के नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेटर्नल ट्विंस। ये फ्रेटर्नल ट्विंस जुड़वा बच्चों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट में कहीं भी ट्विंस के बारे में कोई लाइन नहीं है। ज्यादातर ने सोचा कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया। मैंने कहा भाई सिलेबस में ही है। बोला सर कैसे, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, चैप्टर के एंड में समरी पढ़िए और समरी के पीछे आइए क्वेश्चन कीजिए। 20वां क्वेश्चन उठाइए, 21 क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे सब्जेक्टिव, 20वें क्वेश्चन में उसने पूछ रखा वाट आर फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आप कहने की बात क्या हो गई, आपने क्वेश्चन तो कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन डायग्राम छोड़ दिए। डायग्राम बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर ही नीट का एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में एपीब्लास्ट शब्द का प्रयोग किया गया। थियोरेटिकल पोर्शन में एपीब्लास्ट शब्द कहीं नहीं है। आज बच्चा जाए क्लास 12th की एनसीईआरटी किताब देखे और उसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़े, वहां साफ लिखा हुआ है एपीब्लास्ट जी। तो कहने का अर्थ आ गया केवल एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ साथ उसके डायग्राम, उसकी पीछे के क्वेश्चंस, मतलब आपको हर चीज पर, क्वेश्चन पर, हर चीज पर गहन अध्ययन करना है और हर पॉइंट पर अपने आप में क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्यों, वाई आगे लगा दो जी। एपीब्लास्ट अगर एक नया वर्ड मिल गया और उसके बारे में एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, लेकिन एपीब्लास्ट नाम तो है, तो व्हाट इज एपीब्लास्ट लग गया। फ्रेटर्नल ट्विंस एक वर्ड देखिए तो व्हाट इज फ्रेटर्नल ट्विंस, तो फिर ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाले जाते हैं और इस प्रकार से कर 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे जी। नीट की परीक्षा में बायोलॉजी को जो है सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पायदान माना जाता है, आधार माना जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, देखिए जी, टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे का समय है और उसमें से 50% वेटेज बायोलॉजी का होता है। इसका मतलब 720 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी के हैं। अगर कोई बच्चा उस बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कर ले तो लगभग आधा पेपर एक्यूरेसी के साथ 45 मिनट में कर सकता है, जबकि समय है आपके पास 3 आवर्स का जी। अब 3 आवर्स के समय में फिजिक्स कई बार टाइम कंज्यूमर हो सकता है अगर वो लेंदी हो, और इवन केमिस्ट्री भी, क्योंकि वो कैलकुलेटिव पोर्शन होता है कुछ पोर्शन उसमें। तो बायोलॉजी में अगर वो बहुत अच्छा करता है तो वो 50% सिलेबस, 50% अपना अटेम्प्ट 50 मिनट में, 45 मिनट में कर दे जी। तो उसका माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक तरफा निकल गया कि उसके पास अब 2.25 घंटे हैं और 2.25 घंटे में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकता है। जितने भी बच्चे सेलेक्टेड ओरिएंटेड होते हैं
वो कोशिश यही करता है कि बायोलॉजी विद इन 45 मिनट पूरा हो जाए, जी चाहे पेपर कितना टफ आए, क्योंकि बायोलॉजिकल थ्योरेटिकल है। अगर आप बार बार उसको रिवाइज करोगे तो वो लाइन टू लाइन आपको वैसी की वैसी याद हो जाती है। एक बार पढ़ने से काम चलेगा नहीं जी। आपको कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है और बाद में शॉर्ट तरीके से उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है ताकि चीजें कॉन्सेप्ट में आपके आ जाए। जब आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों को कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी के लिए, इनकी लाइन टू लाइन तैयारी के लिए क्या एक विशेष मंत्र है? देखिए, लाइन टू लाइन तैयारी का तरीका यही हो, पहले तो आप सबसे पहले आपको जो करना है वो एक जनरल तरीके से, मतलब सबसे पहले आप आती कि आपको कुछ नहीं आता, आप समझिए एक एक लाइन पढ़ते चलिए। जब 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको ये लगेगा एक समय के बाद कि इसकी कुछ लाइनें तो हम वैसी मेमोराइज कर सकते हैं जी। लेकिन कुछ लाइनें यूनिक हैं और उसने उस लाइनों को बोल्ड भी कर रखा है, एनसीईआरटी में डार्कन कर रखा है, उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। तो जो पॉइंट आप भूलते हो, आप एनसीईआरटी के किनारे पर एक गैप है, आप वहां लिखिए कि ये पॉइंट आपको लर्न करना है। आपने एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, उसमें 1 घंटा लगाया कुछ 2 पेज पढ़ने के लिए, अगले दिन पढ़ रहे हो फिर भी 1 घंटा लगा रहे हो, तीसरे दिन पढ़ रहे हो फिर भी 1 घंटा लगा रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि पहली बार पढ़ा तो इतना समय लगा, दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा कम लगा, तीसरी बार पढ़ा थोड़ा कम लगा, और 4-5 बार जब रिपीट कर लोगे तो आपको लगेगा कि मेरे दिमाग में लाइनें स्टैग्नेंट होने लगी हैं, रुक गई हैं। बच्चा आजकल का मेहनत करना नहीं चाहता है। मेन क्या होता है, आज अंकुर दत्त यहां बैठे हैं, 26 साल लग गए यहां पहुंचने में। स्टेगनेंसी एक दिन में नहीं हुई होगी, एक दिन में शुरुआत नहीं हुई होगी, ठीक है। कई बार नीरसता भी आती है पढ़ते पढ़ते कि यार बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है, तरक्की लेनी है, तो भाई सीधी बात है, आपको सब कुछ छोड़कर और बैठना ही पड़ेगा जी, ठीक है। तो लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए, डायग्राम पर ज्यादा फोकस कीजिए, डार्क एंड पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो पॉइंट भूलते हो उनको अलग से लिख लीजिए कॉर्नर पर। और कई बार टीचर, विश्लेषक, गुरु बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं। वो कहते हैं बेटा ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है। अब टीचर आप क्यों पढ़ा रहे हो जब एनसीईआरटी में नहीं है? भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी आई हैं। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे 2008 के बाद वाले करिए, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी जो चेंज हुई थी 2008 से, तो 2008 से अब तक 15-16 साल आपको मिल गए। आप उनके पेपरों में से कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट भी पा रहे हैं, उनको किनारे पर लिख लीजिए। ये एक प्लान स्टडी होती है। अगर आप पहली बार पढ़कर उतना समय ले रहे हो तो दूसरी बार में उतना, तीसरी बार उतना भी, तो भाई ऐसे तो आप समय का व्यर्थ है। पहले दिन पढ़िए, अगले दिन नया जब पढ़ोगे तो पुराना रिवाइज कीजिए, उसके अगले दिन उससे पहला रिवाइज कीजिए, ऐसे आपको चलना है। और वीक में चीजों को रिवाइज कीजिए। 8-10 बार करोगे तो लाइनें अपने आप आपके दिमाग में रुकने लग जाएंगी, ये मेरा मानना है। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए तैयारी का अलग अलग पैटर्न है? नहीं, देखिए 11वीं के बच्चे को बहुत कॉन्सेप्चुअल सिखाया जाता है। एक नीट का बच्चा एक ड्रॉपर बैच में आता है, रिपीटर बैच में आता है, पास आउट होता है, उसको बेसिक्स थोड़े क्लियर होते हैं। 11th के बच्चे को बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता होते, तो हम क्या करते हैं, पहले उनको बेसिक्स से ही चलते हैं और उनके बेसिक्स को कॉन्सेप्चुअल आगे बढ़ते हैं। उनको शुरुआत में हम एकदम से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं देते। हम कहते हैं बच्चा पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करे और सिंपल ऑब्जेक्टिव करे। जब उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सीधे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब वो थोड़ा जटिल की तरफ चले। तो पहला एक्सरसाइज 1, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज 2, उसके ऊपर एक्सरसाइज 3। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो उन बच्चों को क्या करना होता है, पहले एक वीकली टेस्ट एक टॉपिक का, फिर दूसरे टॉपिक का वीकली टेस्ट, फिर दोनों टॉपिक मिलाकर टेस्ट, फिर एक यूनिट टेस्ट। तो बार बार जब आप टेस्ट लोगे तो लेवल ऑफ टेस्ट हम बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो फोकस है थोड़ा गहरा होता चला जाता है। तो पहले वो सिंपल, अब हमने व्हाइट पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एक सिंपल वर्ड आ गया, लेकिन हमने कह दिया सेमी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब ये पहले दिन हम लिखवाते तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज, 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 विच इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो बच्चों को पहले कहना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले दिन आते ही अगर आप सोचोगे कि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने लग जाए सिमिलर टू दैट ऑफ द नीट स्टूडेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द बेसिक्स एंड स्लोली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये चीज एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कम से कम कितना समय चाहिए तैयारी के लिए?
देखिए नॉर्मली 11th-12th के साथ साथ सिलेक्शन होते हैं और रेशियो ज्यादा होता है, मेरा मानना है। अगर बच्चा हम पर 11th-12th में आ जाता है, 11th में आ जाता है, तो 12th तक भी अच्छे सिलेक्शन बच्चा निकालता है। 11th 12th और नीट में कुछ अलग नहीं होता है जी। कहना मैं भी आपको चाह रहा हूँ 11th-12th में तो और उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि बेस अच्छा हो। और अगर वो 11th-12th के साथ ही नीट, क्योंकि हम अलग ओनली 11th के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, नीट को फोकस करके, तो वो ड्रॉपर यानी कि पास आउट होते होते 12th के सिलेक्शन हो जाता है। अब बात ये आ गई कि मान लो कोई बच्चा आपके पास रिपीटर में आया है, तो सर उसको कैसे करना चाहिए? देखिए मेरा मानना ये होता है, बच्चे आते हैं, एक लगन से आते हैं, 1 साल भी सफिशिएंट होता है अगर लगकर मेहनत बच्चा कर ले। लेकिन कई बार 2 भी लग जाते हैं, कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं। उसके लिए मैं बच्चों को ये कहूंगा कि बच्चों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि वो बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुछ और तो नहीं कर रहे। जैसे बच्चा जब यहाँ आता है तो एक थीम लेकर आता है, माता पिता पैसा देते हैं बच्चों का, भाई ज्ञान माता पिता पैसा दे सकते हैं, गुरु पढ़ा सकता है, पढ़ना बच्चे को ही पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ आया, फ्रेंडशिप, ठीक है जी, दोस्ती यारी। अब आप आए थे पढ़ने, अगर वो फ्रेंडशिप ऐसी है कि भाई चलो इस क्वेश्चन को नहीं निकल रहा तो दोनों मिलकर कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन चलो आज क्लास छोड़ दें, चलो आज रहने दो, अरे आज तो टेस्ट ही होगा क्या करेंगे, ये तो हमने ले लिए, तो ये मिसगाइडेंस, ये गलत है। तो मेरा मानना यह है जो बच्चा डेडिकेशन कॉन्स्टेंसी के साथ लगा रहता है वो किसी भी बोर्ड का हो 1 साल के अंदर 12th के बाद वो निकाल ही लेगा, नहीं तो 11th और 12th सफिशिएंट होता है सिलेक्शन निकालने के लिए। मैं हमेशा हर बच्चों को ये कहता हूं कि बेटा जब आए हो तो एक बार आत्ममंथन कर लिया करो, अपने माता पिता का भी सोच लिया करो। आप अपने पापा का सोचो क्या कर रहे हैं, मदर के बारे में सोचिए कि हाउस वाइफ है, वर्किंग लेडी है, तो कितने बजे सुबह जा रही है, या पापा इस समय है ना शर्ट भिगोकर कहां काम कर रहे होंगे जैसे मैं जी। एक मैं बहुत साधारण टीचर हूं और जब मैं यहां से निकलता हूं चाहे कितने एसी लगे हों मेरी शर्ट भीगी रहती है जी। और अभी भी मुझे लगता है कि इसमें से ठीक है पसीना टपक रहा होगा जी जी। ठीक है, अब मेरा बच्चा अगर इस चीज को देखेगा तो मुझे लगता है कि वो अपने दिशा से विहीन नहीं होगा। सबसे पहले अपने माता पिता का सोचो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी मन इधर उधर हो तो आपके टीचर और माता पिता से बेटर आपको गाइडलाइन कोई नहीं दे सकता। अवॉइड द पीयर प्रेशर, अपने सिर पर जो प्रेशर डेवलप होता है, आप जाके अपने मित्र से कहोगे तो आपका मित्र क्या कहेगा? मित्र तो कहेगा यार छोड़ ये तो सब चलता ही रहता है, जैसे आजकल की जनरेशन जी है। अगर आपने पापा से बात की तो पापा क्या कहेंगे? अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा, टेंशन मत ले। अरे पिता ने इतनी बात बोल दी, मैं कहता हूं 90% बाहर सिर से कम हो जाएगा जी जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है आप बाहर जाकर बात करो, अपने घर में बात कीजिए, अपने गुरुओं से बात कीजिए। और कई बच्चे हमसे आते हैं, अभी 2 दिन पहले भी एक बच्ची आई आकर पूछने लगी कि सर अभी रीनीट है, बड़ा प्रेशर हो रहा है। मैंने कहा बेटा देखो तुमने मेहनत की, हमने मेहनत कराई, अब आप अपना 100% देकर आओ। आप उसको बार बार सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो इसी में उलझे रह जाओगे। जितने भी सिलेक्टेड ओरिएंटेड बच्चे होते हैं उनका दिमाग बड़ा पीसफुल होता है जी। अब या तो वो मेडिटेशन करते हैं और नहीं करते तो मेरा मानना यह है कि अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा तो बेटा पढ़ोगे कैसे जी। तो आपको सर शांत करने का तरीका, एक तो मैंने कह दिया माता पिता के संपर्क में रहिए। दूसरा तरीका, कभी भी मन भटके तो जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियां पढ़ो। ये ऐसे ही नहीं बन गए, हमने कहीं बचपन में पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब पढ़ने जाते थे तो जहां उनका स्कूल था बीच में एक रिवर गंगा नदी जी, तो गंगा माता को और नदी को क्रॉस करके एक ड्रेस रख के वो वहां जाकर कपड़े से कर ऐसे जाते थे। मतलब कैसे आदमी, मतलब कितनी मेहनत की होगी जी। तो जितने महापुरुष हैं वो ज्ञान हमेशा फोकस करते हैं किसकी तरफ, कि ज्ञान अर्जित कीजिए, विद्या की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि भैया शिक्षा से बड़ा हथियार कोई होता ही नहीं किसी समाज को सभ्य बनाने के लिए जी। तो मेरा मानना तो यह शिक्षित बनो जी जी। जो मॉक टेस्ट की बात करते हैं या फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं, ये कब से शुरू करने चाहिए जी? ये फुल लेंथ टेस्ट जो है मेरा मानना है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने आपका कोचिंग ज्वाइन कर लिया, हम 1 साल के रिपीटर हैं, यानी कि पहले भी हमने कहीं कोचिंग ली थी XYZ जी सर, तो हम उस पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट की दिल्ली बेस्ड कोटा बेस्ड कहीं के बेस्ड इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगा दें
मैं उनसे कहता हूं बेटा मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के जब लगाने चाहिए जब आपके हाथ में पूरा सिलेबस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अब उसका टेस्ट सीरीज का सिलेबस आया। अब टेस्ट सीरीज के सिलेबस में जरूरी थोड़ी है कि वो टॉपिक सारे ऑर्डर में दे जी, वो अपने हिसाब से बनाते हैं और ऑर्डर में भी चलो हो सकता है, लेकिन इस समय जहां आप अध्ययन कर रहे हो वो टीचर हो सकता है दूसरे टॉपिक पढ़ा रहा हो। अब ना आप इस क्लास के रह गए ना आप उस टेस्ट सीरीज के रह गए। आप उस टेस्ट सीरीज का अध्ययन करने लगोगे तो क्लास का छूटेगा, और क्लास का अध्ययन करने लगोगे तो वहां का छूटेगा। मेरा मानना यह है कभी भी टेस्ट सीरीज को फुल सिलेबस के जब लगाना चाहिए जब आप सिलेबस पूरा थरो कर लो। जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं फुल सिलेबस वाली, जितने ये इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर के कहीं भी आप लीजिए, सब अच्छे, हम तो किसी के बारे में तो हम क्या अच्छा ही बोल रहे हैं जी, ठीक है। आपको दिसंबर के बाद जनवरी में जो लेते हैं दैट इज मोर देन इनफ, और वो भी पहले पार्ट टेस्ट लेते हैं फिर फुल सिलेबस लेते हैं, और मेजर फुल सिलेबस टेस्ट जो मुझे लगता है फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने में अगर आप 25-30 टेस्ट पेपर फुल सिलेबस के लगा दे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और मेन होता है मार्च और अप्रैल में, लेकिन पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग। अब बिना थ्योरी स्ट्रॉन्ग के आपने अगर टेस्ट देने शुरू कर दिए तो भाई पैनिक में अवस्था में आ जाओगे। बिल्कुल सर। जो रिवीजन है उसका एक जो स्टैंडर्ड तरीका, आदर्श तरीका क्या है, और टाइम टेबल कैसे डिसाइड करे बच्चा? देखिए टाइम टेबल और रिवीजन का तो ये रहता है, शुरुआत में तो आपको देखिए मैंने बोला समय ज्यादा लगेगा आपको, और बाद में समय कम लगना है रिवीजन के लिए, तो उसके लिए आपको तैयार करनी है शॉर्ट नोट्स। अब पॉइंट ये आ गया कि भाई शॉर्ट नोट्स अलग से बनाए सर, तो बेटा समय की बर्बादी। हर एक संस्था पे जहां भी आप अध्ययन करने जाते हो मैक्सिमम जगह पर वो शॉर्ट नोट्स खुद ही बांटते हैं, ठीक है। और पहले से ही आपके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, रिमार्केबल पॉइंट्स होते हैं जो आप भूलते हो, उन रिमार्केबल पॉइंट्स को लर्न करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 लिविंग वर्ड। अब लिविंग वर्ड में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन जी। तो आप केवल एग्जांपल के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हार्डली 11th और 12th के एग्जांपल की शॉर्ट नोट्स 15 से 20 पेज में बन जाएगी। अब कई डेट्स दे रखी है, जैसे मेंडल हैज वर्कड आउट इन द ईयर, ठीक है, तो वो 1856 से 1863 7 साल। क्रोमोसोमल मूवमेंट सेग्रीगेशन या ड्यूरिंग द मियोसिस वाज वर्कड आउट इन द 1902। तो ये जो पर्टिकुलर डेट्स इन पे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी डेट्स को अलग रख लीजिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डेटें हो गई, एग्जांपल हो गए, फिर बचा क्या है जी, ठीक है, डायग्राम एक शॉर्ट में उनको पढ़ लीजिए। तो क्या होता है, क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप बार बार उसी को पढ़ते रहोगे तो वो टाइम आपका वहीं का वहीं खाता चला जाएगा, ठीक है। एंड के रिवीजन में हमेशा क्विक रिवीजन होना चाहिए, और वो भी आप शॉर्ट तरीके से पॉइंटर या एग्जाम्पलर इसके माध्यम से आपको वर्कआउट करना है, और उसी के माध्यम से टाइम टेबल बनाना है जी। जैसा कि आपने कहा कि आपको लगभग 26 वर्ष अध्यापन करते, 26 वर्ष हो गए, तो इसमें क्या आपको, आपके लाखों विद्यार्थी इस दौरान निकले हैं, कुछ सफल विद्यार्थियों के कुछ विशेष लक्षण आपको दिखाई देते हैं? विशेष लक्षण मैं जो देखता हूँ, आज भी क्लास में देखता हूँ, किनारे में जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं, किसी से बातें नहीं करते, और अलग से परखते रहते हैं धीरे से बैठे हुए। मैं सोचता हूँ ये बच्चा चुप क्यों बैठा है क्लास में से, उसको ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं, मैं एक एक बच्चे पे, कुछ यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, मैंने कहा चुप हो जाओ, और वो साइलेंटली अलग बैठा है, और ऐसी बेंच पर बैठा है जो दूसरा नहीं बैठा। इसका मतलब सफल विद्यार्थी अपने में खो जाता है, पहला पॉइंट जी। उसे दूसरे से मतलब नहीं है जी, वो अपना गहन अध्ययन अंदर ही अंदर कर रहा है जी। और एक एक चीज को, अब मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं एक वर्ड जैसे मियोसिस, और मियोसिस मैंने कह दिया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। एकदम मेरे मुंह से वर्ड निकल गया, बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसने वो भी नोट कर लिया, दूसरों ने नहीं किया। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जबकि एनसीईआरटी में लाइन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिव ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। बच्चे ने ये नहीं देखा उस क्वेश्चन में नॉन होमोलोगस है ना कि होमोलोगस, इतना गहन वो पकड़ गया जो किनारे में बैठा है, तो वो मेरा फुल स्टॉप कॉमा भी पकड़ रहा है। ये सिलेक्शन ओरिएंटेड बच्चे की पहचान है। तीसरा पॉइंट, टेस्ट देने के बाद वो आत्म विश्लेषण करता है। टेस्ट देने के बाद जब मैं आंसर की साथ के साथ बांटता हूं, और मैं हर टेस्ट में यही खड़ा रहता हूं बच्चों के सिर पर,
मेरी एक आदत में है, क्योंकि अगर कोई पेपर टेस्ट होने के तुरंत बाद में उसका विश्लेषण बच्चा ना करे, उसकी गलती ना पकड़ पाए, तो फिर वो टेस्ट बेकार हो गया जी। तो आत्म विश्लेषण के लिए मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं उनको आंसर की बांटता हूं। मैंने कहा आप चेक कर लो, अधिकतम बच्चे अगर 50 है तो 50 में से 45 बच्चे आंसर की लेके भाग जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरी जगह का टेस्ट देना है। 4-5 बच्चे रुक जाते हैं, वो रुककर पहले आंसर की मिलाते हैं कि मेरा क्या गलत हुआ, और क्या गलत होने के बाद वो रुककर कि सर ये बताइए ये ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब पहला तो उनका फोकस बहुत तेज है, दूसरा वो अपने में खो गए, उन्हें दूसरी दुनिया से दोस्ती यारी से मतलब नहीं, तीसरा वो हर एक टेस्ट के बाद आत्म मंथन करते हैं और गलतियों को तुरंत परखने की कोशिश करते हैं, जो कि दूसरे बच्चे करते हैं 2-2, 4-4 दिन बाद या करते ही नहीं। जी जी। ये विशेष गुण होता है एक बच्चे के। जी। एक मैं जब बातचीत करता हूं तो सभी शिक्षकों से पूछता हूं कि हर विषय की कुछ सामान्य गतिविधियां मानी जाती हैं कि बच्चा इनमें विशेष गलतियां करता है, तो वो कौन सी हैं जो बायोलॉजी में नॉर्मल गलतियां बच्चा करता है, उन्हें सुधार की जरूरत? देखिए बायोलॉजी में कुछ टॉपिक में होता है, ज्यादातर बच्चा कहाँ, जैसे अब थ्योरी तो वो पढ़ लेगा, थ्योरी में कई जगह होता मोस्ट, कई जगह होता फ्यू, कोई जगह होता ओनली। वो क्या देगा, ऑल द मैमल्स आर विविपेरस। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ऑल द मैमल्स आर विविपेरस, बच्चा कहेगा नहीं। अब देखो मैमल्स आर विविपेरस ओनली, लाइन वही है घूमी, अब जल्दी में पढ़ने में ओनली भूल गया। सारे मैमल स्तनधारी बच्चों को जन्म नहीं देते, कुछ अंडे देने वाली भी हैं। तो हमें जो लाइनें पढ़नी है मोस्ट, यूजुअली, फ्यू। अब फ्यू और मोर में अंतर है जी। ओनली जहां लग गया तो मतलब केवल जी। ये गलतियां बायोलॉजी में बहुत होती हैं, ये सामान्यतः गलती हो ही जाती है जी। कई बार ईयर पढ़ने में जल्दी में गलती कर दी, यूनिट्स में गलती कर दी। माइक्रोमीटर है, मान लीजिए मिलीमीटर साइज के बारे में बोल रहे हैं, अब माइक्रो और मिली में ही गया जी जी, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन तो क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम पारखी नजर कब पड़ेगी? पारखी नजर गहन अध्ययन करने से ही पड़ती है, जब एक चीज में महारत जब ही हासिल होती है जब उसको 50-50 बार पढ़ दो जी। एक जो आजकल जो चला है कि ऑनलाइन वाली एक व्यवस्था चली है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कोचिंग की व्यवस्था है, इसमें क्या बेहतर माना जाए? देखिए ऐसा होता है, बेहतर तो हमेशा ही ऑफलाइन रहेगी, ये तो ऑनलाइन वाले भी जानते हैं कि बेहतर ऑफलाइन ही है, क्योंकि उनके भी गुरु ऑफलाइन ही रहे हैं जो उन्हें पढ़ाकर यहाँ तक पहुंचाया और ऑनलाइन बना दिया। ऑनलाइन एक विकल्प है, और विकल्प यह है कि देखिए जी जो दूर दराजी बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा और वहां पर अगर इंटरनेट की बेहतर सुविधा है और वो एक पर्टिकुलर टीचर से जुड़ना चाह रहा है तो अपना कर ले। लेकिन आपके शहर के नजदीक मेरे से 4 मकान आगे ही एक मकान है, मान लीजिए एग्जाम्पल, और वहां से कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है और घर से बैठकर पढ़ रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा बेटा ऑफलाइन। ऑफलाइन में टीचर का बच्चे से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, पहला पॉइंट। आंखों में बच्चे को परख लिया जाता है कि कौन सा बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं। आज एक बिटिया सुबह बैठे हैं कंफ्यूज थी, मैंने कहा बेटा समझ में आया, घूम गई, मैंने बताओ इसका मतलब। ऐसी व्यवस्था हम ऑनलाइन में तो नहीं कर सकते जी। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन में बच्चे को टीचर को ज्यादा इंटरेक्टिव रहना पड़ता है। इंटरेक्टिव इन सेंस कि बच्चे का लेक्चर को ज्यादा मसालेदार बनाना पड़ता है, जैसे बच्चा एंगेज रहे। अब मान लीजिए ऑनलाइन ले रहा है बच्चा, चाट भी खा रहा है, हो सकता है बच्चा दूध भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, तो टीचर को एंगेज करना है तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वो, ठीक है ना, बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित रखें। अब उसके लिए टीचर ज्यादा एक्टिविटी से उनको एंगेज कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी सब्जेक्ट रिलेटेड हो जी। आप समझिए पॉइंट को। इसके लिए अरे 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 बेटा 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 ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा, अरे सर तो ऐसे डांस करते हैं, सर तो देखो यूं यूं करते हैं, क्लास में हम ये सब नहीं कर सकते हैं जी, ये ऑफलाइन एक अलग है। तो ऑनलाइन मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, दे आर गुड, लेकिन उनको थोड़ा मसाला लगाकर उसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट जी जी जी। और यहां तो गर्दन को हिलाते तो बेटा इधर देख, ये ऑफलाइन है जी जी।
जो हम मेरठ की जैसे हम बात करते हैं, मेरठ एक पौराणिक ऐतिहासिक शहर है, 1857 क्रांति से जुड़ा रहा और चिकित्सा और शिक्षा में बड़ा हब है। बड़ा है। दूर दराज के बच्चे न केवल अन्य जिलों के बल्कि अन्य राज्यों के भी, उत्तराखंड, दिल्ली, बिल्कुल, हरियाणा, रुड़की के मैंने पढ़ाए हैं, हरिद्वार के पढ़ाए हैं, और कुछ बिहार तक के बच्चे भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, बंगाल के भी हैं। जी। तो ये जो महत्वपूर्ण एक संस्थान जो शिक्षण के हैं यहाँ के यूनिवर्सिटियां यहाँ है, मेडिकल कॉलेज यहाँ है, तो इसको परिदृश्य को मेरठ के रूप में कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरठ तो शुरुआत से ही कोचिंग हब और टीचिंग हब रहा है, एजुकेशनल हब बहुत बड़ा। जब हम छोटे से थे तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरी कुछ एजुकेशन साउथ इंडिया में हुई है जी। मेरे फादर ओएनजीसी में थे तो साउथ में गए, और साउथ में जब हम गए तो हमारी बीएससी में जो केमिस्ट्री की किताब थी उस पर डॉक्टर ओपी अग्रवाल, केमिस्ट्री, मेरठ जी। तो हमारे साउथ इंडियन टीचर कहते थे ही इज फ्रॉम मेरठ। तो हमारे सर ने जो भी थे उस समय पीएचडी मेरठ से की थी केमिस्ट्री में जी। तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छा समझते थे कि भाई मेरठ से है तो इसकी सब्जेक्ट में ग्रिप होगी। तो मेरठ का तो नाम के साथ ही इतना बड़ा एजुकेशन लगा हुआ है। जी जी। अब मैं ये मानता हूं, देखिए जी, यहाँ के जो हमारे गुरुदेव या गुरु जितने गुरुजन थे, पुराने टीचर थे, उन्होंने मेरठ को ज्ञान देकर, ठीक है, इसके ज्ञान को संरक्षित रखा और मेरठ में एक अच्छी पद हुई। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स ये जो बने हुए हैं आज, ये सब, ठीक है जी, इन्हीं के ज्ञान से आगे बढ़े हैं। और फिर मौका कुछ थोड़ा सा हमें भी मिल गया कि भाई इनके ज्ञान के कुछ प्रकाश को हम भी रोपे और छात्रों के हित में कुछ कार्य हम भी करें, और ईश्वर ने उनकी कृपा से अब आगे बढ़ गए जी। और यहाँ इस समय पीएल शर्मा रोड पर हमने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वो वही है जो पहले से चली आ रही है। मेरठ को हब माना जाता है और मेरठ जो है इंडिविजुअल टीचर का गढ़ है। इंडिविजुअल टीचर का मतलब यहाँ पर पीएल शर्मा रोड पे आपको कंबाइंड कोचिंग कम मिलेंगे। कंबाइंड कोचिंग पीएल शर्मा रोड से दूर मिलेंगे। कंबाइंड वो होती है जब चारों विषयों के एक ही जगह पर शिक्षण कराया जाता है। हम क्या करते हैं, बायोलॉजी का मैं टीचर हूं तो फिजिक्स बच्चा कहीं और, केमिस्ट्री कहीं और, ऐसे पढ़कर ओपन हो जाता है। सर इससे तो बच्चे का नुकसान, फायदा, इससे बड़ा फायदा होता है। फायदा क्या, बच्चा अपना टीचर खुद चुन सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर एफिशिएंसी। जी, ठीक है। हम बच्चों से पहले समय पर आती फीस नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं। हम बच्चों को 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन पढ़ाते हैं, पूरा मौका देते हैं, पढ़ो, परखो, जांचो। भाई टीचर के बारे में तो तुम क्या जांच पाओगे, लेकिन अपने आत्म जो तुम्हारा ज्ञान है उससे पर आपको जो सीमित समय है उसमें जो जहां आपको समझ आया बैठिए। जो कोचिंग होती है कंबाइंड, वहां पर एक ये सबसे बड़ा चीज होती है कि बच्चे को टीचर का पढ़ा समझ में आता है, नहीं आता है पता नहीं, सबसे वो कर पाते हैं। अब ये तो मैं, इसमें मेरा ज्ञान थोड़ा सा जीरो है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं या मानता हूं, पता नहीं ये सही है गलत है। ये इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आपने जिक्र किया, मैं पूछने ही वाला था कि एक बच्चे के लिए या एक जो उसके गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनके लिए जो ये कोचिंग क्योंकि व्यवसाय बन चुका है, तो सिलेक्शन जो करे वो कैसे करे कि कौन अच्छा शिक्षक है, कौन अच्छा कोचिंग है, कहाँ जाए? देखिए, अच्छे शिक्षक का पहले पहचान होगी कि अच्छा शिक्षक कभी भी बातों में उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं कभी पेरेंट्स को अपने गुणगान करके ये नहीं बताता जी मैंने इसी ईयर में ये निकाला था, इसी ईयर में निकाला था। मैं उसको एक बात ये कहता हूं, निकाला था, आप आए हो, सुनकर आए हो कैसे। मैं भी एक साधारण सा टीचर हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता। मैं तो कहता ये हूं कि आइए क्लास में बैठिए, 8-10 दिन पढ़ाइए, बच्चे को समझ में आए तो आगे बढ़े, और नहीं आए तो सर कहीं और ट्राई कीजिए। ये पहली पहचान होती है। सबसे कारण क्या, इसमें पैसे का भाव छुपा हुआ नहीं है। इसमें पैसे का भाव छुपा हुआ नहीं है जी। अगर पैसे का भाव छुपा होता तो मैं पहले दिन कहता पहले फीस जमा करो और तब एंटर करो। और हम जो पीएल शर्मा रोड पर है, हम कहते हैं पहले पढ़ो तब फीस की बात कर ली जाएगी, और उसमें भी फीस पे हम कभी रिजेक्ट नहीं होते जी। हमारे पास हर प्रकार का बच्चा आता है, डॉक्टर्स के बच्चे भी आते हैं, तो कोई ऐसे भी है कि भाई कोई और कार्य कर रहे हैं, छोटा कार्य कर रहे हैं, खेती भी है, किसानी से मजदूर, हम उस हिसाब से भी सोचते हैं उनके बारे में कि हमें ये बच्चा हमारे यहाँ से पैसे की वजह से शिक्षा का अभाव उसके साथ ना हो,
जी जी ये सबसे पहले एक पहचान। जी। और बाद में तो सर सिलेक्शन तो ही है, वो तो चीज ही है। हो सकता है दूसरी जगह आपको चीजें ज्यादा व्यवस्थित मिल जाएं, आपको ज्यादा एसी मिल जाए, आपको ज्यादा अच्छी बैठने की गद्देदार सुविधाएं या सीट मिल जाए, ठीक है। लेकिन शिक्षक का जो गुण है वो उसकी क्लास में चमकता है, ना कि सुविधाओं से। जी जी तो मेरा मानना यह है कि किसी भी शिक्षक को अगर परखना है, मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी हो, चलिए हर टीचर अपने बारे में बोलना चाहिए, वो सिलेक्शन निकाल। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि सही शिक्षक अगर होगा तो वो पहले ये कहेगा कि बेटा क्लास में पढ़ो, समझ में आए तो आगे बढ़ो, नहीं आए तो आप और कहीं कोशिश कीजिए। जी। ये मेरा मानना है। संक्षेप में 2-3 चीजें मैं और पूछूंगा आपसे जी। एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक? एनसीईआरटी रिवीजन या एमसीक्यू पैटर्न? स्मार्ट रिवीजन पहले जी। और फिर एमसीक्यू। बिना एमसीक्यू के सिलेक्शन तो नहीं होगा। सेल्फ स्टडी या कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो और सिलेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक डेडिकेशन, एक प्लान। घर में किसी बड़े का निकल गया है जी। तो वो आपको वही कोचिंग दे सकता है जी। मतलब आपका घर का बड़ा ही आपका गुरु बन गया। जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं है तो भाई गुरु ज्ञान के बिना तो काम ही नहीं है, कहना ये है। क्योंकि आप ये सोचो मैं कोचिंग वाला तो मैं कोचिंग की पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं कहता। बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन निकल सकते हैं। तो क्वालिटी स्टडी या लॉन्ग टाइम स्टडी? देखिए जी, पहले पढ़ना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम स्टडी ही क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है जी। आप सोचो जी 1 महीना पढ़ के आप क्वालिटी में चीज को कन्वर्ट कर लोगे। मुझे 26 साल हो गए, लॉन्ग टाइम तो क्वालिटी में कन्वर्जन हुआ है जी। सफलता का एक मंत्र? हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। मैंने यहाँ कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल यूपी बोर्ड, ग्रामीण परिवेश, इंग्लिश का एक अक्षर नहीं, और सिलेक्शन ले गए, और जो कॉन्वेंट के पढ़े नहीं ले पाए। जी। कारण क्या? और कॉन्वेंट वाले मैं नहीं करके नहीं लेते, वो भी लेते हैं जी। जो कॉन्वेंट का पढ़ा भी होगा कि उसे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कॉन्वेंट का हूं और मैं तो निकाल ही दूंगा, तो ये गलत बात है, ये धारणा गलत है। हार्ड वर्क बीट द टैलेंट कहने का अर्थ आ गया कि भाई ऐसे भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर मैथ्स से इंटर किया और पता नहीं क्या बात लग गई किसी की कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अब मैथ्स से इंटर करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री तो अब आया तो नहीं है जी। अब बायोलॉजी प्राइवेट एज ए सिंगल सब्जेक्ट किया, लगे रहे। पहले दिन आए कुछ नहीं, क्योंकि भाई कहां मैथ्स का बायो जी। पहुंचे सर मेरी ये स्थिति है। मैंने बेटा लगे रहोगे तो निकलोगे। जैसे अभी मैंने कहा लॉन्ग टाइम विद क्वालिटी जी। हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। नहीं निकला पहले साल, नहीं निकला दूसरे साल, नहीं निकला तीसरे साल, निकल गया 5वें साल। निकला तो मैं नहीं कह रहा इतना समय लगेगा, मैं कह रहा हूं ये मैथ्स वाला बच्चा भी निकाल गया जी जी। बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर। तो आप ये सोचो जी एक दिन में कुछ बन जाते, एक दिन में नहीं बनते हैं जी। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार वर्किंग। आज 5 घंटे पढ़ा है तो कल भी 5 ही पढ़ना है, उसके बाद भी 5 ही पढ़ना है, मतलब एक समय सीमा, और उस पर करते चलो करते चलो करते चलो। एक दिन तोड़ गए, खूब व्यायाम कर रहे हैं, तैयारी करनी है जी, है ना, एनडीए में जाना, खूब व्यायाम हो गए, दूसरे दिन पढ़ के सो रहे 7 बजे तक। ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। उसकी प्लानिंग और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट द टैलेंट। और मेरा एक आखिरी मानना यह है, नेवर गिव अप। जीवन में कभी मत दो बेटा, नहीं तो पछताओगे। आज मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग फील्ड में हूं, मैं कई रिसर्च से जुड़ा हुआ होता, और आज मैं आया तो जब मैं टीचिंग में आया तो मुझे कई सालों तो बहुत बुरा सा लगता था, यार मैं अपनी मेन लाइन भूल आया। लेकिन बाद में चलिए घर भी चलाना है, आगे बढ़ना है, तो भाई जैसे ईश्वर ने चाहा चलो अब इसी में एंजॉय करने लग गए, क्या करें। लेकिन मन में मलाल रहेगा जीवन भर कि यार काश वो करता, और मौके बार बार नहीं मिलते। जी जी। नेवर गिव अप, ठीक है। आपको ये नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिव अप व्हेन दे आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द विक्ट्री। ज्यादातर बच्चे जब छोड़ देते हैं जब उनको बस पैर उठाकर फीता काटना है, जो सफल बाहरते आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गए, फीता काटना। आपने वो रील देखी होगी, मैं अक्सर देखता हूँ। जी जी। और वो आराम से आ रहे हैं, इतना पीछे से आया, दूसरा भाग कर ले गया। जी। जब तक फीता ना पुश कर दो तब तक
रुकना नहीं है, सुस्ती नहीं आनी है। जी। अब अंकुर दत्त सर देखिए जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मेरी आवाज में कोई नहीं बैठा यहाँ जी। ठीक है, अब भी वही है जैसे 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी। तो ये बेटा ठीक है, हार्ड वर्क बीट द टैलेंट, लगे रहो, सफलता तो मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। अंत में सर एक क्वेश्चन ये कि जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं 2027-28 के लिए, उनके लिए कोई विशेष संदेश? देखिए उनके लिए मैं कहूंगा बेटा जी, अगर मन बना लिया है, अभी रीनीट की परीक्षा कल है, परसों सॉरी वो संडे को जी, मन बना लिया है तो पहले दिन से शुरू हो जाओ, और पहले दिन से ये सोचना है कि भैया कल ही एग्जाम है। अभी सोचो एग्जाम आएगा तो आता ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम की डेट जब तक नहीं आती तब तक बच्चों में मोशन नहीं आता। कारण क्या है, जब डेट आती है तो बच्चा एक्टिव हो जाता है उस डेट को एक अपना दायरा मानकर, और उससे पहले उसका मूवमेंट पैसिव रहता है। पैसिव का मतलब है भाई आराम से, ठीक है। डेट कब आएगी? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तब आप चलोगे एक्टिवली तो दिक्कत होगी। मेरा मानना यह है एक्टिवली पहले दिन से ही लग जाइए, आगे बढ़िए, अपने गुरुजनों को चुनिए। अगर इंडिविजुअली आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसी ग्रुप में पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रुप को चुनिए और बैठ जाइए बस, और रात दिन एक कर दीजिए। सफलता की नींव तो भाई यही होती है जी। और आगे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और ईश्वर तो ही है जी, तो भोलेनाथ कृपा करेंगे सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है नीट से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण पहलू को, अलग अलग रणनीति क्या हो, कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट हो, कैसे आप कोचिंग का सिलेक्शन करें, ये सारी चीजें बताई। तो निश्चित रूप से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उन सबके लिए बातचीत मार्गदर्शक साबित होंगे और उनके भविष्य में ये उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों साथियों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर हम इस तरह की जानकारी आपसे साझा करेंगे नई वीडियो में, फिर अब आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत एक साधारण टीचर हूं और आपने अपने पॉडकास्ट माध्यम से बच्चों तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश की। नहीं तो जनरली मेरे जैसे टीचर पर कोई अप्रोच नहीं करता है ना, क्योंकि मैं बहुत जमीन से जुड़ा टीचर। बायोलॉजी में मेरठ में आपका नाम है और मैं कई लोगों से पूछते आपके पास तक आया हूँ बायोलॉजी पढ़ने। बहुत धन्यवाद सर आपका।